Good morning, friends. This is your friend Pankaj. Or today it is the third video. I will share, right? This one PG semester 4 SKM Dumka. Okay. So today our topic is Jacobson's theory of translation. हमने पिछले वीडियोज में देखा था कार्टफोर्ड्स थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन। आज हम लोग एक नए अन्य विद्वान को देखेंगे, जैकबसन्स थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन। राइट, क्या है? द थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन प्रपोज्ड बाय द रशियन लिंग्विस्ट रोमन जैकबसन। रोमन जैकबसन जो थे वो रशियन लिंग्विस्ट थे, भाषाविद थे, रशिया के भाषाविद थे। उनके द्वारा ये थ्योरी दिया गया। इन हिज सेमिनल एसेज वन लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट ऑफ ट्रांसलेशन, उनका जो ऐसे है वन लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसलेशन is a significant framework that analyzes the process of translation and its various functions. जो उनका एसेज हैं वन लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसलेशन, राइट, यह बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क है। राइट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क है, एक प्रकार से डिजाइनिंग है। राइट, और फ्रेमवर्क दैट एनालाइजेज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ओके, यह इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क होने के कारण ये एनालाइज कराता है, राइट, कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन है क्या, ट्रांसलेशन की विधि क्या है, प्रक्रिया क्या है, ट्रांसलेशन करने की प्रक्रिया क्या है। यह एक फ्रेमवर्क देता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क देता है, मीन्स एक ढांचा देता है। ओके, एंड इट्स वेरियस फंक्शंस, और ट्रांसलेशन का प्रोसेस क्या है और साथ ही साथ इसका फंक्शन क्या है। राइट, इसका यूजेज क्या है। जैकबसन वाज ए प्रोमिनेंट लिंग्विस्ट, वह एक भाषाविद, प्रसिद्ध भाषाविद थे, और semioticien who contributed extensively to the field of translation studies. ट्रांसलेशन स्टडीज के क्षेत्र में इनकी भूमिका एक महत्वपूर्ण, एक प्रसिद्ध, राइट, भाषाविद के रूप में, शब्दों की मीन्स उत्पत्ति करने वाले के रूप में इनका काफ़ी योगदान है ट्रांसलेशन स्टडीज में। इनका जो थ्योरी था फॉर्मुलेटेड इन द मिड 20th सेंचुरी। इनका थ्योरी कब आया, कब फॉर्मुलेटेड किया गया? 20th सेंचुरी में, राइट, 20वीं शताब्दी में, मध्य 20वीं शताब्दी में किया गया। कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस ट्रांसलेशन स्कॉलर्स एंड प्रैक्टिशनर्स टुडे, और आज के जो भी प्रैक्टिशनर हैं, जो भी रिसर्चर हैं, राइट, जो भी ट्रांसलेटर हैं, उनके लिए आज भी यह एक बहुत ही, उनका थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उन्हें पढ़ना होता है, समझना होता है आज के प्रैक्टिशनर और स्कॉलर के लिए। जैकबसन्स थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन रिवॉल्व्स अराउंड द कंसेप्ट ऑफ इंटरलिंगुअल एंड इंट्रालिंगुअल कम्युनिकेशन। राइट, जैकबसन का जो थ्योरी है ये बिल्कुल ही रिवॉल्व करता है आसपास, इनको हम लोग मीन्स कह सकते हैं ये आधारित है, राइट, बेस्ड वन है। जैकबसन का थ्योरी में हम लोग इस कंसेप्ट को देखते हैं, इंटरलिंगुअल को, जब एक भाषा को दूसरी भाषा में क्या कर सकें, उसको ट्रांसलेट कर सकें, एंड इंट्रालिंगुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, मीन्स एक ही भाषा को
उसी भाषा में ट्रांसलेट कर सकें, वो इंटरलिंगुअल हुआ। और इंट्रालिंगुअल जो है ना, वह ऐसे कम्युनिकेशन है जो दूसरी भाषा के साथ पहली भाषा को दूसरी भाषा के साथ कम्युनिकेट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू हिम, जैकबसन का कहना है, इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्बल साइन की जो व्याख्या है, इंटरप्रिटेशन है वर्बल साइन का, कैन हैपन इन 3 वेज। वर्बल साइंस को जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, इनके व्याख्या के अनुसार 3 प्रकार से हो सकते हैं, 3 तरीके से हो सकते हैं, राइट। एक इंटरलिंगुअल, दूसरा इंट्रालिंगुअल एंड इंटरसिम्योटिक। तो इंटरलिंगुअल और इंट्रालिंगुअल और इंटरसिम्योटिक, सिम्योटिक रिलेटेड टू वर्ड्स, ये 3 तरीके से हो सकते हैं, याद रखना है, इंट्रालिंगुअल, इंटरलिंगुअल और इंटरसिम्योटिक, राइट। इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन, अब ये यहां क्लियर हो जा रहा है। इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन जो है refers to the translation between different languages, राइट। एक भाषा से दूसरी भाषा होना चाहिए, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में होना चाहिए, वो इंट्रालिंगुअल हुआ। while interlingual translation focus on the interpretation and reformation of the text within the same language, मीन्स एक प्रकार से ना पैराफ्रेज टाइप का, हम सेंटेंसेस पैराग्राफ लिखा हुआ है, एक पोएट्री लिखा हुआ है इंग्लिश में, और उसको हम लोग ट्रांसलेट इंग्लिश में ही करते हैं जब, तो ये जो है इंटरलिंगुअल कहलाता है, राइट। सॉरी, ये इंट्रालिंगुअल कहलाता है। इंटरलिंगुअल में क्या हुआ, एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं, राइट। जबकि इंट्रालिंगुअल में फोकस ये करता है कि कोई भी टेक्स्ट को जिस भाषा में पहले से है, लैंग्वेज में पहले से है, उसी लैंग्वेज में हम उसे ट्रांसलेट कर देते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, इट इज पुटिंग मीनिंग इन डिफरेंट वर्ड्स। मीन्स क्या है ना कि पैराफ्रेज टाइप का, राइट। कोई भी पोएट्री दिए हैं, उसको इंग्लिश में ही जब हम समझाते हैं, इंग्लिश में ही जब एक्सप्लेन करते हैं, तो वे इंट्रालिंगुअल के एग्जाम्पल हुए, ओके। तो इसमें क्या है ना, सिर्फ शब्दों को चेंज कर देते हैं एक प्रकार से। एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन वुड बी द बाइबल। जबकि बाइबल की हम बात करेंगे, वो इंटरलिंगुअल की बात हुई, मीन्स लेटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। लेटिन और इंग्लिश 2 अलग अलग लैंग्वेज हुए, ये बाइबल हो गए। बाइबल को इंटरलिंगुअल माना जाता है। assumes to be originally written in Hebrew, बाइबल जो है ना ओरिजिनली लिखा गया था हिब्रू में, हिब्रू भाषा में उसे लिखा गया था। द बाइबल अंडरवेंट नंबरस ट्रांसलेशन, और वह जो बाइबल है वो तो प्योरली ओरिजिनली हिब्रू भाषा में लिखा गया था, लेकिन उसको पाठक के सुविधा के अनुसार लोगों तक पहुंचाने के लिए उस क्राइस्ट का मैसेज को इससे अन्य नंबरस लैंग्वेजेज में, बहुत से भाषा में से ट्रांसलेट किया गया। मीन्स एग्जाम्पल है आपका इंटरलिंगुअल का, ओके। ग्रीक में, लेटिन में, फिर इंग्लिश में इसे प्रिंट किया गया, ट्रांसलेट किया गया। तो हम लोगों ने इंटरलिंगुअल, इंट्रालिंगुअल, राइट, और इंटरसिम्योटिक समझेंगे। इंटरसिम्योटिक ऐसे ट्रांसलेशन है, इसमें क्या किया जाता है, और इसे ट्रांसमुटेशन भी इन कहा जाता है, राइट। इन्वॉल्व द ट्रांसलेशन ऑफ वर्बल साइंस एंड सिंबल्स फ्रॉम वन सिम्योटिक सिस्टम्स टू अनदर नॉन वर्बल साइन सिस्टम। इसे वर्बल साइन को इंटरसिम्योटिक ट्रांसलेशन में होता है, इस वर्बल साइन को हम ना नॉन वर्बल और वर्बल साइन सिस्टम में हम चेंज करते हैं। जिससे कि एज ट्रांसलेटिंग अ पीस ऑफ म्यूजिक
कोई भी म्यूजिक है, संगीत है, अगर हम उसे ट्रांसलेट करते हैं इनटू ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन और ये नोवेल इंट्रो फिल्म के माध्यम से दिखाते हैं तो इंटरसेमियोटिक कहलाता है। कोई भी रिटेन डॉक्यूमेंट्स को, वर्बल साइंस को नॉन वर्बल में हम जब उसको ट्रांसलेट करते हैं, यूज करते हैं, राइट, जिससे बहुत सारे नॉवेल्स का बहुत सारे रिटन डॉक्यूमेंट का फिल्म बनता है, तो वे इंटरसेमियोटिक हो गया। जैकबसन के अनुसार ट्रांसलेशन सर्व्स वेरियस फंक्शंस। ट्रांसलेशंस में बहुत से फंक्शन हैं, राइट, जैकबसन का मानना है। बियॉन्ड मियर लिंग्विस्टिक ट्रांसफर, सिर्फ ये नहीं कि भाषाविद भाषाओं का भाषा से ट्रांसफर करना, भाषाओं का भाषा से को ट्रांसलेट करना, राइट, चेंज करना, सिर्फ भाषा से ही, लिंग्विस्टिक से ही जुड़ा हुआ ये चीज नहीं है। जैकबसन क्या कहना है, इसमें बहुत से वेरियस फंक्शन पाए जाते हैं, सिर्फ ट्रांसलेट करना नहीं। ही आइडेंटिफाइड 3 प्राइमरी फंक्शंस ऑफ ट्रांसलेशन। इन्होंने जो है 3 अलग अलग फंक्शन को भी बताए। दी रेफरेंशियल फंक्शन पहला, पोएटिक फंक्शन और कम्युनिकेटिव फंक्शन, ठीक है, इन्होंने फंक्शन को बताया। ट्रांसलेशन के अलग अलग प्रोसेस को भी बताए, फिर वो अलग अलग फंक्शन को भी बताते हैं उनके थ्योरी में। मीन्स ट्रांसलेशन का काम सिर्फ लैंग्वेज टू लैंग्वेज चेंज करना नहीं है, भाषाओं से सिर्फ जुड़ना नहीं है, बल्कि उसके कुछ अलग फंक्शन भी हैं। दी रेफरेंशियल फंक्शन क्या होता है, ये जोड़ देता है वैसे कंटेंट पर और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर जो फैक्ट से संबंधित हो, राइट, उससे रेफरेंशियल फंक्शन कहा जाता है। जो फैक्ट से संबंधित हो वैसे कंटेंट को, राइट, ऑफ द सोर्स टेक्स्ट। सोर्स टेक्स्ट में जो फैक्ट हो, जो फैक्ट जानकारी हो, ठीक है, ऐसी चीजें जो इंफॉर्मेशन हो उस पर जोड़ देता है रेफरेंशियल फंक्शन। एमिंग टू कन्वे द सेम मीनिंग इन द टारगेट लैंग्वेज, और वही मीनिंग को, वही अर्थ को टारगेट लैंग्वेज में बताया था, उसी फैक्ट को फिर टारगेट लैंग्वेज में भी रखा जाता है। जैसे सोर्स लैंग्वेज में है उसी टारगेट लैंग्वेज में ही उस फैक्ट को रख दिया जाता है। ये भी फंक्शन है। इट फोकस ऑन द डिनोटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। ये करता है कि डिनोट करने हैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस, डेफिनिशन, राइट, इंपॉर्टेंस, कुछ मार्क्स, राइट, कोई भी पैराग्राफ में दिया होता है, कोई भी टेक्स्ट में लिखा होता है, राइट, उस डिनोटिव को, उस इंफॉर्मेशन को, राइट, रेफरेंशियल फंक्शन में जाना जाता है। इंश्योरिंग एक्यूरेट ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, उसमें इंफॉर्मेशन का थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चीज़ों को, सेंटेंस को, फ्रेज को, राइट, तो कोई भी टॉपिक्स को चेंज कर रहे हैं दूसरे लैंग्वेज में, बिल्कुल सही है, लेकिन उसका जो इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उनके जो आंकड़े होंगे वह बिल्कुल ही नहीं बदलेंगे, राइट, वो टारगेट लैंग्वेज में भी सेम रहेंगे। ओके, तो ये फंक्शन रेफरेंशियल फंक्शन में आता है। अब समझेंगे हम लोग पोएटिक फंक्शन क्या है। द पोएटिक फंक्शन ऑफ ट्रांसलेशन इट्स कंसर्न विथ एस्थेटिक एंड एक्सप्रेसिव एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। जिस प्रकार से कोई भी पोएट्री को, पोएम्स को, राइट, ब्यूटीफुल बनाने के लिए, डेकोरेटिव वे में उसे रखने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ते हैं, उसके बहुत ही सुंदर, उन्हें सुंदर ढंग से उन्हें
उनमें शब्द, उनमें राइम रिदम पेश करने होते हैं, राइट। उसी प्रकार से पोएटिक फंक्शन और ट्रांसलेशन जो है, रिफरेंशियल को हमने अभी देखा कि इंफॉर्मेशन आंकड़े नहीं बदलेंगे, राइट। और पोएटिक फंक्शन ये है कि एस्थेटिक से जुड़ा हुआ है, मीन्स सौंदर्य बोध होना चाहिए, राइट। एक्सप्रेसिव एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, वो एक्सप्रेस कर सके, एक्सप्रेस करने लायक लैंग्वेज का ऐसे भाग जो एक्सप्रेस कर सकें, राइट। इस एक्सप्रेशन को जो एक्सप्रेशन दिखाए, सुंदरता दिखाए, वह पोएटिक फंक्शन में आता है। इट फोकस ऑन द फॉर्म, ये फॉर्म पर फोकस करता है, स्ट्रक्चर पर फोकस करता है, और स्टाइलिस्टिक एलिमेंट, इसमें क्या क्या से सुंदर सुंदर से क्या क्या इसमें एलिमेंट रखा जाए, इसका स्ट्रक्चर कैसे हो, इसका फॉर्म कैसे हो, इसका पैटर्न कैसे हो, राइट। ये पोएटिक फंक्शन हुआ, ये भी देखा जाना चाहिए एक ट्रांसलेटर के लिए। द ट्रांसलेटर एम्स टू रिक्रिएट द आर्टिस्टिक क्वालिटीज, और ट्रांसलेशन का ये भी लक्ष्य है, ये भी एम है, ये भी टारगेट है कि रिक्रिएट ऐसे आर्टिस्टिक क्वालिटीज उसमें डालें, उसमें आर्टिस्टिक, राइट, कला जैसी क्वालिटीज, कला का गुण उसमें डालें। ये ट्रांसलेशन का ये भी, ट्रांसलेटर का ये भी एम होना चाहिए, उसमें कलाकृति है ना, कला की गुण उसमें डाला जाए, रिदम डाला जाए, एंड टोन ऑफ द ओरिजिनल वर्क, ओरिजिनल वर्क में जो दिया गया है टोन, रिदम, राइट, उसको ध्यान रखते हुए ट्रांसलेट किया जाए। ये फंक्शन पोएटिक फंक्शन कहलाते हैं। और ये फंक्शन ना पर्टिकुलरली रिलेवेंट व्हेन ट्रांसलेटिंग पोएट्री, ये जो फंक्शन है ये बिल्कुल ही रिलेवेंट है, बिल्कुल ही रिलेवेंट है, ताजा है। व्हेन ट्रांसलेटिंग पोएट्री, जब आप पोएट्री को ट्रांसलेट कर रहे हो, लिटरेचर को ट्रांसलेट कर रहे हो, और कोई भी क्रिएटिव टेक्स्ट को आप ट्रांसलेट कर रहे हो जब, तो ये बिल्कुल ही बहुत ही रिलेवेंट है, बहुत ही क्या कह सकते हैं इसमें कि बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट्स हैं। एंड अदर क्रिएटिव टेक्स्ट दैट रियली हैवली रिलाई हैवली ऑन स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस, मीन्स कर सकते हैं एक और से, इसमें स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस होने चाहिए ताकि वो सुंदर लगे, ताकि वो अच्छे, यू कैन से मीन्स उसको हम लोग कर सकते हैं ताकि वो एस्थेटिक हो और एक्सप्रेसिव एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज हो, उसको एक्सप्रेस करना बहुत इजी हो। तो ओरिजिनल चीज़ों को, ओरिजिनल जानकारियों को, ओरिजिनल जो टेक्स्ट में दिया गया है उस ओरिजिनलिटी को, राइट, खोना नहीं चाहिए पोएटिक फंक्शन में, राइट। द कम्युनिकेटिव फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, थर्ड फंक्शन पढ़ रहे हैं। द कम्युनिकेटिव फंक्शन ऑफ ट्रांसलेशन का जो कम्युनिकेटिव फंक्शन है, कम्युनिकेटिव मीन्स संवाद, राइट, एक चीज़ों को एक्सप्रेस करना। कम्युनिकेटिव जो ट्रांसलेशन का फंक्शन है सेंटर्स अराउंड द रिलेशनशिप बिटवीन द सोर्स एंड टारगेट ऑडियंस, सोर्स में और टारगेट, सोर्स लैंग्वेज को, राइट, और टारगेट ऑडियंस जो जिसको हम ट्रांसलेट करके ऑडियंस को जो चीज़ बता रहे होते हैं, राइट, जिस चीज़ को हम समझा रहे होते हैं, राइट, उसमें कम्युनिकेटिव फंक्शन होना चाहिए, राइट, ताकि जिससे कोई लीडर अपने लैंग्वेज में बात करता है और उसमें ट्रांसलेटर साथ साथ रहते हैं और ऑडियंस को समझाते हैं ऑडियंस के लैंग्वेज में, राइट। This is called communicative function. It takes into account the cultural and social context in which the translation will be received. और इसमें जो ट्रांसलेशन किया जाता है ना, उसका जो कल्चरल, जो सांस्कृतिक
जो सामाजिक कंटेक्स्ट हैं, सांस्कृतिक और सामाजिक कंटेक्स्ट हैं, उसमें दिया जाता है, उसमें यूज किया जाता है, उसमें इन चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जाता है। कल्चरल और सोशल कंटेक्स्ट को, जब आप ऑडियंस को उसके भाषा में कोई चीज़ों को बता रहे हैं तो इसका मतलब इसका कल्चरल और सोशल कंटेक्स्ट आना चाहिए। द ट्रांसलेटर मस्ट अडेप्ट द टेक्स्ट टू सूट द टारगेट ऑडियंस, राइट। जो ट्रांसलेटर है वो उसे उसी तरह से उसे अनुकूलन करना होगा, उसी तरह से किसी के स्पीच को उसमें रखना होगा जो उसको सूट करे। कंसिडरिंग देयर लिंग्विस्टिक, उनकी भाषा को भी ध्यान रखना होगा, एंड कल्चरल, उसके सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को भी और उसके कल्चरल बैकग्राउंड को भी ध्यान में रखना होगा। जैसे कि कभी कभी नेताजी आते हैं, मंच से भाषण देते हैं अपने लैंग्वेज में, तो तमिल लोग उनकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं, तो एक तमिल ट्रांसलेटर रहते हैं जो कल्चरल बैकग्राउंड को भी ध्यान में रखते हैं। भावों को भी उसी भाव में चीज़ों को बताया जाता है ट्रांसलेटर के द्वारा। द कम्युनिकेटिव फंक्शन एम्फेसिस इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड रिसेप्शन ऑफ द ट्रांसलेटेड टेक्स्ट। ये जोर देता है ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन पर, प्रभावपूर्ण संवाद और रिसेप्शन ऑफ द ट्रांसलेटेड टेक्स्ट। जो भी ट्रांसलेटेड टेक्स्ट किया गया है, ठीक है, उस पर काफ़ी जोर देता है, जो ट्रांसलेट किया गया है, किया जाता है, और कम्युनिकेशन पर ये है नहीं काफ़ी भारी पड़ता है। जैकबसन ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस इन ट्रांसलेशन। जैकबसन का ये भी कहना है, ऐसा नहीं है कि ट्रांसलेशन को के कुछ भी पहलुओं को, कुछ ही इंफॉर्मेशन को कुछ ब्यूटीफाई बना करके छोड़ दिया जाए, नहीं, बल्कि उसमें इक्विवेलेंस भी होना चाहिए। उसमें इक्विवेलेंस मीन्स सेम थिंग, सोर्स लैंग्वेज में जो है टारगेट लैंग्वेज में भी समतुल्य होना चाहिए। He argued that achieving perfect equivalence between language is nearly impossible due to the inherent difference in linguistic system and culture context। और उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि अगर परफेक्ट को argued that achieving perfect, अगर इक्विवेलेंस मतलब दोनों का बैलेंस बिल्कुल ही इक्वल होने चाहिए, राइट, लैंग्वेज बिटवीन लैंग्वेज, दोनों के लैंग्वेज के बीच में जो बैलेंस है बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, और इज नियरली इम्पॉसिबल ड्यू टू, और ये भी ना क्या है कि कुछ हद तक ये इम्पॉसिबल भी है, असंभव भी है। वो जो इनहेरेंट डिफरेंस है, जो उसमें वह गुण, जो क्वालिटी, जो नेचुरल है ना, इन लिंग्विस्टिक सिस्टम और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में रखना ये थोड़ा असंभव भी है। इंस्टीड ही प्रपोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विवेलेंस, उन्हें अलग अलग टाइप का इक्विवेलेंस को, समतुल्यता को दिखाया है। सेमेंटिक होगा, प्रैग्मेटिक होगा एंड फॉर्मल इक्विवेलेंस होगा, राइट। सेमेंटिक इक्विवेलेंस क्या जोड़ देता है? ये जोड़ देता है प्रिजर्विंग द मीनिंग एंड कंटेंट ऑफ द शॉर्ट टेक्स्ट। सेमेंटिक में क्या है ना, मीनिंग और उसका जो कंटेंट है शॉर्ट टेक्स्ट पर का, शॉर्ट टेक्स्ट का जो कंटेंट है, जो मीनिंग है, उसको बनाए रखता है। प्रैग्मेटिक का काम है, प्रैग्मेटिक इक्विवेलेंस का काम है, इसका लक्ष्य है टू रिक्रिएट द कम्युनिकेटिव इम्पैक्ट ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट इन द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज में वह संवाद का जो प्रभाव है, कम्युनिकेशन का जो इम्पैक्ट है, वो बना रहना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। फॉर्मल इक्विवेलेंस में क्या है, इसमें जोड़ देता है प्रिजर्विंग द ग्रामेटिकल, ग्रामर पर फॉर्मल में, और स्टाइलिस्टिक स्ट्रक्चर पर, ग्रामर पर, शॉर्ट टेक्स्ट का स्ट्रक्चर और ग्रामर पर जोड़ दिया जाता है। These are three concept। फर्दरमोर, इसके साथ ही साथ जैकबसन emphasized the role of the translator as an active participant in the translation process। साथ ही साथ हम लोग यह भी देखते हैं कि जैकबसन भी
ट्रांसलेटर का भूमिका पर भी जोर देते हैं और उन्हें कहते हैं, उन्हें मानते हैं एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट के रूप में। ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में ट्रांसलेटर की भूमिका एक्टिव होनी चाहिए। द ट्रांसलेटर मस्ट मेक कॉन्शियस डिसीजन रिगार्डिंग वर्ड चॉइस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, कल्चरल एडवांस। और उनका ये कहना है कि ट्रांसलेटर को ना इस चीज में जागरूक रहना चाहिए, इस चीज में चैतन्य रहना चाहिए, डिसीजन के प्रति, किस चीज का निर्णय लेने के प्रति, चॉइस का, वर्ड का चॉइस क्या हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो, और कल्चरल एडेप्टेशन कैसे हो, उसको अडेप्ट कैसे किया जाए उसी प्रकार के कल्चर को। ये इस बातों पर ट्रांसलेटर को ध्यान रखना अति आवश्यक है। दे एक्ट एज बोथ एज एनालिस्ट एंड ए क्रिएटर। और ये जो हैं, और जो उन्हें एनालिस्ट के रूप में भी देखा जाना चाहिए, एक क्रिएटर के रूप में उन्हें देखा जाना चाहिए। ब्रिजिंग द गैप, जिनका काम है भाषाओं के बीच में जो गैप हैं, जो खाई हैं, राइट, उसको भरने का भी काम ट्रांसलेटर का होना चाहिए। भाषाओं का और संस्कृति का, कल्चर का जो गैप है उसको भरने का काम ट्रांसलेटर का होना चाहिए। जैकबसन बिलीव दैट ट्रांसलेशन इज ए क्रिएटिव एक्ट। जैकबसन क्या कहना है कि ट्रांसलेशन एक रचनात्मक कार्य है, दैट इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन, जिसमें इस ट्रांसलेशन में, इस रचनात्मक कार्य में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या शामिल होते हैं। इसमें इंटरप्रिटेशन, व्याख्या होनी चाहिए, एडेप्टेशन, अनुकूलन होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। ये सब काफी ही महत्वपूर्ण है। टू सम अप, इन कंक्लूजन, Jacobson theory of translation provides a comprehensive framework for understanding the complexity of translation and its function. Jacobson का थ्योरी से हम ये समझ सकते हैं कि ट्रांसलेशन का जो फंक्शन है और जो ट्रांसलेशन को समझने के प्रति जो कम्प्लेक्सिटीज हैं, इसका जो फ्रेमवर्क है, बहुत ही विशाल स्तर पर, व्यापक स्तर पर उसका जो फ्रेमवर्क है, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांसलेशन की जटिलताओं को समझने का, इसके फंक्शन को समझने का, ये प्रोवाइड्स करते हैं जैकबसन का थ्योरी। बाय आइडेंटिफाइंग रेफरेंशियल, पोएटिक, कम्युनिकेटिव फंक्शन, हम लोगों ने इन प्रकार के फंक्शन को भी देखा, राइट। ही हाईलाइट्स द डाइवर्स गोल्स, तरह तरह के उन्होंने गोल्स भी दिखाए। एंड चैलेंजेस फेस बाय ट्रांसलेटर, क्या चैलेंज, क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वो भी बताया गया। हिज कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस एक्नॉलेज द इनहेरेंट डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज वाइल स्ट्राइविंग फॉर मीनिंगफुल एंड एक्टिव कम्युनिकेशन। और उन्होंने इक्विवेलेंस को भी बताया है। समतुल्यता मीन्स बैलेंस बनाए रखना, वन लैंग्वेज से अनदर लैंग्वेज में जो बैलेंस होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, उसको भी उन्होंने लिखा। द इनहेरेंट डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन लैंग्वेज के बीच में जो अपने अपने लैंग्वेज में जो गुण है, प्राप्त गुण है, प्राप्त डिफरेंसेस हैं, उसको भी बताए। जबकि स्ट्राइविंग फॉर मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जबकि ये जो है ये भी प्रयास कर रहे हैं, ये भी बताते हैं कि एक अर्थपूर्ण और कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए भी वो कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। ओवरऑल जैकबसन थ्योरी कंटिन्यूज टू शेप द फील्ड ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज। ट्रांसलेशन स्टडीज का फील्ड में उनका बहुत एक शेप, एक आकार, एक विकास का कार्य हो रहा है। ऑफरिंग वैल्यूएबल इनसाइट्स, और जिसमें से डीप अंडरस्टैंडिंग लोगों को मिल रहा है इनटू द आर्ट एंड साइंस ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के साइंस और विज्ञान की कला में पाठकों को वैल्यूएबल डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप नॉलेज भी ऑफर करते हैं, राइट। इसके साथ ही जैकबसन थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ, और आई होप दिस वीडियो विल प्रोवाइड यू एम्पल बेनिफिट, राइट, एंड you should watch it again and again. Thank you.